सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सियासत में इस वक्त घुमसान की लड़ाई छिड़ी है। दोनों तरफ से इल्जामात बयानात के ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। अवाम को मुश्किलात से निजात दिलाने का नारा लगाकर अपोजिशन हुकूमत गिराने के लिए मैदान में निकली है। हुकूमत इन हमलों से निमटने के लिए हर हरबा आजमा रही है, लेकिन सच यह है कि अवाम के नाम पर लड़ी जाने वाली इस लड़ाई में नुकसान सिर्फ अवाम का ही हो रहा है। कराची में नून लीग के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने मज़ार कायद पर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की। मज़ार कायद की बेहुरमती का शोर मचा तो इनके खिलाफ FIR भी कटी और गिरफ्तारी भी हुई, मगर फिर वो जमानत करा के वापस लाहौर लौट आए। लेकिन पीछे सियासत की जलती आग पर तेल डाल गए। कौलो फेल का तजाद देखिए कि कैप्टन सफदर ने मज़ार कायद पर जो कुछ किया गलत किया, इसका एतराफ़ खुद इनके इत्तेहादी भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही इनके खिलाफ होने वाली कानूनी कार्रवाई को सियासी इंतकाम भी करार दे रहे हैं। इस दोगली पॉलिसी की वजह से बात बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। नून लीग का हुकूमत पर इल्जाम है कि वो इदारों को सियासत में घसीट लाई है। इससे दुरुस्त मान ले तो फिर मरियम औरंगजेब का आर्मी चीफ से इस वाक़े की तहकीकात का मुतालबा क्या कहलाएगा कि कराची में मरियम नवाज के कमरे पर धावा किसने बोला, इसकी तहकीकात आर्मी चीफ कराएं। कैप्टन सफदर की मज़ार कायद की बेहुरमती, FIR या फिर सिंध पुलिस के आला अफसरान की छुट्टियों का मामला हो, विफाक और सिंध एक दूसरे के सामने खड़े हैं। फवाद चौधरी का दावा है कि इस खेल के ताने बाने बिलावल हाउस से जुड़े हैं। आज सिंध हुकूमत ने जजायर के मामले पर भी विफाक के खिलाफ ऐलान जंग करके नया महाज भी खोल दिया है। लेकिन इस सियासी लड़ाई में पिंग पोंग बनी आवाम पूछ रही है कि सारे मामले में उनके मसाइल, उनकी मुश्किलात, अवामी मुश्किलात का हल कहाँ है। आज ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने करंट अकाउंट $79 करोड़ सरप्लस होने की खुशखबरी सुनाई। वज़ीर आज़म ने इसे अजीम खुशखबरी करार दे दिया। दावा यह है कि अब हमारी समत दुरुस्त हो गई है, लेकिन सच्ची और कड़वी बात यह है कि आदात का ये गोरख धंधा वज़ीर आज़म के लिए तो अजीम खुशखबरी हो सकता है, अवाम के लिए इसमें कुछ भी नहीं। इसका सबूत गैलप का ताज़ा सर्वे है, जिसके मुताबिक 85% पाकिस्तानी कोरोना की वजह से कम होने वाली आमदनी से परेशान है। ये परेशानी कैसे कम होगी? क्या सियासी क़यादत अपने झगड़ों से बाहर निकल कर इस बारे में भी सोचेगी? आज सियासत के झगड़ों और अवाम के मसलों पर बात करेंगे। असद खरल साहब मेरे साथ, कुछ देर में हमें एंकर पर्सन इमरान खान भी ज्वाइन करेंगे। असद खरल साहब, ये क्या हो जाता है? कुछ भी हो, हमने कोरोना वबा देखी, सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत आमने सामने, अब मसला लोगों की सेहत का था, जजायर का मामला आया, अब ये सारा FIR का मामला क्या था? मज़ार कायद की बेहुरमती होने का, करते करते कहाँ इदारों में तसादुम, और आज आकर वही सिंध हुकूमत, वही वफाकी हुकूमत आमने सामने आ गई। ये क्या है उसामा साहब? मामला ये है कि जो मज़ार कायद का वाक़या हुआ, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो प्लांटेड था या नहीं है, लेकिन उसके बाद जितनी चीज़ें भी हुई हैं वो मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ। अभी आपको मैं थोड़ी सी डिटेल बता सकता हूँ जी कि वो प्लांटेड थी और वो PMLN और PP का बाहमी ये एक मनसूबा था। उसके अंदर इंडियन कौंसलेट के तीन लोग इंडियन कौंसलेट के उसमें शामिल हुए हैं। 4 साफ़ी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लोग खुद ही समझ जाएंगे। 4 वो साफ़ी हैं जिन्होंने इदारों को बदनाम करने के लिए एक पूरी कैंपेन चलाई और किस तरीके से ये सारा एक ड्रामा रचाया गया। और एक है SSP जो डिफेक्टो IG का किरदार अदा कर रहा है और बिलावल हाउस और CM हाउस से इसके सारे ताने बाने जुड़ते हैं। IG के अगवा की खबर फैलाने से लेकर इदारों को बराह रास्त इसमें इन्वॉल्व करने के लिए, ये मैं बता रहा हूँ कि इसमें पूरी और मरियम साहिबा का बिलावल हाउस डेलिबरेटली ना जाना, ये रेड करवाना, और ये इस मामले के अंदर से पीपल्स पार्टी का ये कहना कि जनाब ये एक साजिश हुई है और हुकूमत के ऊपर हुकूमत है। इदारों को मिलान करने के लिए एक पूरा प्लान सजाया गया और इंडियन कौंसलेट के लोग इसलिए आ गए क्योंकि माशाल्लाह उनको भी था कि ये पाकिस्तान के अंदर ये बयानियाँ जो शुरू हो गया अपनी अफवाज के ख़िलाफ़, अपने इदारों के ख़िलाफ़, जी, तो उन्होंने भी जलती पे तेल का पानी डाला। 4 जर्नलिस्ट थे जो गाइड करते रहे कि किस तरीके से अब इस मामले को आगे हवा देनी है।
और तो पीपल्स पार्टी तो मैंने भी देखी है के लोग जो है, मैंने नोट की है कि जो वेरीफाइड अकाउंट्स हैं जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं उनसे भी और अगली से भी पाकिस्तान अगली बात आप सुन लें, खाना जंगी का खुदा न खासा खतरा है, यहाँ सिविल डिसोबीडियंस का खतरा है। ये बातें भारत से चलाई जा रही हैं। 25 डीआईजी और जो 30 एसएसपी की जो सेम ऑलमोस्ट मिलता जुलता बल्कि डिटो कॉपी था, जो ड्राफ्ट बना, कॉपी पेस्ट का ड्राफ्ट कहां पे बना, किसके इशारों से बना, और कौन ये चाहता था कि क्योस क्रिएट किया जाए ताकि पुलिस के कंधे पे रख के, पुलिस के कंधे पे रख के बदनाम किया जाए इदारों को और स्टेट को और रियासत को और रियासती इदारों को। ये इसकी जब ग्रेटर कॉन्स्पिरेसी जो बनी है, उसामा साहब अभी मेरा नहीं ख्याल शायद मुंह खोलेंगे आईजी साहब या दीगर अफसरान। हाँ, किसी वक्त ऐसा आएगा कि ये सारी जो बातें मैं कर रहा हूँ इसके भेद खुलेंगे और वो बताएंगे खुद यही आईजी मुश्ताक मेहर साहब कि असल मामला क्या था, रंग क्या दिया गया, ये कहानी थी क्या, उसको बना क्या दिया, इससे किसने अपॉर्चुनिटी अवेल की, किसके ताने बाने कहां से मिलते हैं, ये ड्राफ्ट किसके कहने पे, किसने बैठ के कहां पे तैयार किया, कहां पे फिर इनको व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया और फिर इनको कहा कि आप ट्वीट करें, और ये सारी चीजें मीडिया में किसने फैलाई। ये एक पूरी कॉन्स्पिरेसी है और उस सारी कॉन्स्पिरेसी का मकसद सिर्फ ये था कि इदारों को बदनाम किया जाए। कब तक ये चीजें सामने आ सकती हैं? ये सब मैं समझता हूं कि चीजें तो इदारों के पास मौजूद हैं बहुत सारी। अच्छा। लेकिन मेरा ख्याल है ये तह तर चीजें खुलेंगी और इसके अंदर से असल जो चेहरे हैं ना, ये हाथी का पाँव कहते हैं ना, पाँव का खाने के और दिखाने के, और ये मामला उस तरह बना गया है। ये सारा जो मामला किया गया है उस तरह से नहीं है। तो ये जो दूसरा मरियम साहिबा को बिलावल हाउस जाने से किसी ने रोका तो नहीं था, नवाज शरीफ साहब की वहां पे तकरीर ना करना, एक तरफ से जेल जैसर दिया गया, दूसरी तरफ से ये रेड करा देना, पर्चा होता है लेकिन दरवाजा तोड़ना, रेड करना सिंध पुलिस किसके है मतहत, ये सारी चीजें। लेकिन बाद में जो पीपल्स पार्टी ने ट्वीट किया, डिलीट कराया, फिर दोबारा किया, और अभी जब आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को फोन किया, उसके बाद बिलावल और सीएम सिंध जो आईजी से एक सॉलिडारिटी का पैगाम दिया गया। मुझे ये बताएं कि पुलिस को रिजर्वेशन अगर किसी और से हो तो मामला तो उधर जाने चाहिए। आज उन्होंने जो दौरा किया और आईजी ने कहा कि जनाब यकीन था निकाई, और उनका 10 दिन तक हम तमाम अफसरान को उन्होंने कहा कि मौखर कर रहे हैं। मामला ये है उसामा साहब, ये एक ग्रेटर कॉन्स्पिरेसी थी, इदारों को बदनाम करने के लिए एक प्री प्लान एक मामला था, और ये सारी जो आर्मी चीफ ने जो नोटिस इसका लिया बहुत ज़बरदस्त उन्होंने काम किया है। और इसका जब नताइज सामने आएंगे, हकायक सामने आएंगे, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो सियासी लोग हैं ये किस हद जा सकते हैं, ये किस हद तक झूठ बोल सकते हैं, ये अपने इदारों को बदनाम करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। अंदर से मिले हुए हैं, बाहर से बिलावल साहब और कहानी सुना रहे हैं कि जर्नैलों का हमें नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन बीच में से ये एक ही है। इस वक्त ये इदारों के खिलाफ इकट्ठे हैं, बहुत सारी जगहों पे इकट्ठे हैं, बहुत सारी जगहों पे ये एंकर पर्सन इमरान खान ने हमें ज्वाइन कर लिया। इमरान, ये बताइए होता क्यों है और कैसे हो जाता है कि चाहे कोरोना का मामला हो, सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत आमने सामने, जज़ायर का मामला उस पर आमने सामने, कराची में सैलाब आए वो उसमें आमने सामने, कराची की फलाह बहबूद के लिए कोई प्लान लाना है उस पर आमने सामने, उस पर झगड़ा। ये अब इस मामले पे भी कायद आज़म रहमतुल्लाह के मज़ार की बेरुमती हुई, सबने देखा, उस पर कानून मौजूद है, एफआईआर होनी चाहिए, वो कहाँ से मामला चला, कहाँ पहुँच गया, फिर ये दोनों हुकूमतें आमने सामने और बिल्कुल मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आ रहा है, क्यों और कैसे? देखिए, इस बात को ज़रा क्लियर कर दें कि पीपल्स पार्टी की जो सिंध गवर्नमेंट है वो हर मरतबा वफाक के साथ आमने सामने रही। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये हो रहा है। जब वो PMLN के साथ काम कर रहे थे तो उनके साथ भी हर मसले पे, हर मामले पे वो आमने सामने आ जाते थे। आप उठाइए तारीख और नून लीग के 5 साल जो है उनको याद करें। कराची ऑपरेशन वो सिर्फ तब खुश होते हैं जब वफाक में भी उनकी अपनी हुकूमत हो और सिंध में भी उनकी अपनी हुकूमत हो। वफाक में कोई भी होगा पीपल्स पार्टी के अलावा तो हर एक छोटी बात पे, हर एक बड़ी बात पे वो उसके साथ झगड़ा करेंगे। PMLN के साथ भी 5 साल इन्होंने ऐसे ही गुजारे और PTI के साथ भी ये ऐसे ही गुजार रहे हैं। यही मामला जो है वो PMLN का है कि वफाक में PMLN अगर खुद मौजूद है तो पंजाब में अगर वो मौजूद है तो ठीक है,
लेकिन अगर पंजाब में वो अकेले रह गए और वफाक में पीपल्स पार्टी आ गई है तो फिर पीपल्स पार्टी को वो नाकों चने चबवाते हैं। ये टेक्निकली इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का इशू है कि अगर ये खाली सूबे में हो तो ये वफाक के साथ लड़ते हैं, और अगर ये वफाक में और सूबे में दोनों में हो तो फिर ये खुश रहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि अब ये लड़ाई हो रही है शुरू से। जहाँ तक बाबा कौम का और पुलिस का मामला है, देखें सिंध पुलिस की गैरत जागी है। अच्छा उसामा भाई, ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, उनकी गैरत उनकी जाग गई है, और उनकी गैरत जो है वो बड़ी सियाणी है। वो गैरत तब नहीं जागती जब किसी बेवा के प्लाट पे कब्जा करते हैं। वो गैरत तब भी नहीं जागती जब वो किसी बड़े सियासी लीडर के दरवाजे पे खड़े होकर अपनी ट्रांसफर की और पोस्टिंग की भीख मांग रहे होते हैं। वो गैरत तब भी नहीं जागती जब वो उनके बच्चों के नाजायज मुतालबात पूरे कर रहे होते हैं। वो गैरत तब भी नहीं जागती जब वो मुजरिमान को ये इस वजह से छोड़ देते हैं कि उनके पीछे तगड़ी पॉलिटिकल जो है वो सिफारिश होती है। वो गैरत तब भी नहीं जागती जब कराची में दिन दिहाड़े कत्ल होते हैं, लोग अगवा होते हैं, और सिंध के अंदर जो है वो हमारे एक सहाफ़ी को कत्ल कर दिया जाता है। वो गैरत तब भी नहीं जागती। वो गैरत यतीमों और बेवाओं की ज़मीनों पे और उनकी जायदादों पे कब्जा करते हुए भी नहीं जागती। वो गैरत रिश्वत लेते हुए भी नहीं जागती। वो गैरत सिफारिशें सुनते और सिफारिशें करते हुए भी नहीं जागती। वो गैरत बाबा कौम के मज़ार के ऊपर एक उल्ट पटांग किस्म का बेवकूफ़ किस्म का आदमी जो है वो वहाँ छलांगे मारता है और अजीबो गरीब पॉलिटिकल नारे लगाता है। वो गैरत तब भी नहीं जागती। वो गैरत सिर्फ तब जागती है जब कोई आके उनको जगाता है कि जनाब ये FIR दे दें, बनती है खुदा के वास्ता। तकलीफ इस बात की नहीं है कि बाबा कौम के मज़ार के ऊपर एक आदमी जूतों समेत आ गया और उसने छलांगे मारी और कब्र की बेहुरमती की और उसने नारेबाजी की। इस बात की तकलीफ नहीं है। तकलीफ इस बात की है कि वो जो गलत काम वो बंदा करके गया है, हमें ये कौन होते हैं बताने वाले कि ये गलत काम हुआ है, आप FIR दे दें। यार आपके पास सारा दिन था, आप दे देते FIR। आपके पास सारी रात थी, आप दे देते FIR। आपको सारी दुनिया राब्ता कर रही थी, आप FIR नहीं दे रहे थे। और किसी ने तो आके आपको जगाना था। आप मुझे बताएं उसामा, इस FIR के लिए अगर पाकिस्तान की फौज के लोग ना जाते तो और कोई है पूरे पाकिस्तान में माइका लाल जो IG सिंध से FIR करवा देता? आप बताएं मुझे, कोई है पाकिस्तान में माइका लाल? ऐसे ही कुड़ते रहते हम, ऐसे ही जलील होते रहते हम। इनके बाप के मजार के ऊपर जाके या इनके दादे के मजार के ऊपर जाके मैं इस तरह भंगड़े डालू ना जूते पहन के और नारे लगाऊं अपनी मर्जी के, तो मैं देखूं इनको कितनी तकलीफ होती है। ये बाबा कौम के मजार के ऊपर जाके तजलील करेंगे बेशरम लोग, ऐसे तो नहीं होने देंगे। और भाई मैं तो कहता हूं जो ऑफिसर्स गए और जिन्होंने जाकर कहा कि ये FIR दो, उनका एहसान है मेरे ऊपर। मैं उनका एहसान मानता हूं, मैं एहसान मानता हूं उनका। मेरे बेहाफ पे गए हैं वो। मेरे दिल को तकलीफ हुई है इस आदमी की हरकतों से, मेरे दिल को तकलीफ हुई है। वो मेरा बदला लेने के लिए गए, उन्होंने जाके कहा कि FIR दो। यार उसका दिल दुखा हुआ है, और मेरी तरह के लाखों करोड़ों लोगों का दिल दुखा है उस हरकत से। कैसे होगी FIR यार? कैसे देगा FIR? उसको मना कर दिया था, वो फोन नहीं उठा रहा था, किसी की बात ही नहीं सुन रहा था। तो उसको बात सुनाने के लिए जो लोग गए उन्होंने कहा जनाब उठो चल के FIR दो। तकलीफ इस बात की नहीं है कि हमारे बाप की कब्र की बेहुरमती हुई है, नहीं। तकलीफ इस बात की है कि ये कौन होते हैं हमें कहने वाले कि ये ठीक काम है, ये कर दो। क्या मुराद अली शाह ने नहीं कहा कि वो गलत किया? कैप्टन सफदर ने जी, मुराद अली शाह ने कहा कि सफदर अवान ने गलत किया। मुराद अली शाह ने कहा कि FIR ठीक हुई है। और जब सफदर ने गलत किया और FIR ठीक हुई है तो फिर मसला क्या है? मसला तो यह है कि FIR दी नहीं जा रही थी। वो जो ठीक काम हुआ है वो किया नहीं जा रहा था, उसको करवाने के लिए आपको झंझोड़ा और जगाया गया है। सो रहे थे आप, अच्छा, जानबूझकर। उसके बाद आप देखें, गैरत बड़ी सियाड़ी है। उसके बाद सिर्फ तभी जागेगी जब पॉलिटिकल फायदा होगा। आप उसके बाद आप ये देखें कि गैरत जगाने के लिए एडिशनल IG, DIG 25-30 SSP, इनका जो छुट्टी वाला मामला, ड्राफ्ट किसने बनवाया, किसके कहने पे बना, किसने फैलाया, इदारों के खिलाफ पुलिस को किसने इस्तेमाल करने की कोशिश की, इस पर भी जरा रोशनी डाल दें। देखिए सारा पॉलिटिसाइज्ड है, पॉलिटिकल मामला। पुलिस तो कभी हड़ताल पे नहीं जाती इमरान, पुलिस तो कभी एक साथ छुट्टी पे नहीं जाती, पुलिस कभी एहतजाज भी नहीं करती। ऐसा तो होता ही नहीं है। सारा का सारा पॉलिटिकल मामला है। और ये देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज और बताऊं कि IG सिंध से मुराद अली शाह के भी अच्छे ताल्लुकात नहीं है।
लेकिन आप शूमी किस्मत देखें कि उसने मौके का कैसा फायदा उठाया। फरूख बशीर नाम का एक एसएसपी है, वो चलाता है पूरे सिंध की पुलिस को, जो भी मैं बात कर रहा था। वो आईजी का मंजूर नजर है, वजीर आला का मंजूर नजर है, और वो चलाता है सिंध पुलिस को। हालांकि इस एसएसपी के ऊपर खुद कत्ल के और खुद अगवा के और खुद दीगर मुकदमात है, अंडर ट्रायल है, इसके बावजूद वो सिंध पुलिस को चलाता है। तो तब गैरत नहीं जागती किसी की। आईजी उसके सामने इमरान सीएम हाउस में होता है और आईजी उसके सामने हाथ बांधे खड़ा होता है, जिस तरह आपने अफसरान के सामने मुतहद खड़े होते हैं, जिसका आपने एसएसपी की बात की है। और इस मामले के अंदर भी उसका बड़ा किरदार है, ये सारे जो बने हैं। लेकिन एक और बात सुन लें, मुझे पता है इमरान आपका बड़ा दिल दुखा हुआ है, यकीन करें मैं भी बड़ी हिम्मत से प्रोग्राम किए हैं, उसके बाद से जब मैं मनाजिर देखता हूँ, हमारे प्रोग्राम में फ़ख्र आलम आए, उन्होंने भी इसी तरह बड़े दुखी हैं, हर कोई बड़ा दुखी है। अब सुन लें कि जी वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं करारदाद मंजूर कर ली है पुलिस के हक़ में, और हमारे मेहमानों के साथ जो कुछ हुआ इस शर्मिंदगी का मकाम है। मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं इस मामले पर कमेटियां भी बना दी गई हैं, और जाली एफआईआर, वो कह रहे हैं जी जाली एफआईआर के लिए दबाव डाला गया और इज्जत से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं, वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं जी कायद आज़म का मज़ार जो है वो हमारे लिए मुक़द्दस है। बिलावल भुट्टो ने पुलिस के साथ इज़हार यकजहती की, वज़ीर आला सिंध। ये ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको सुना रहा हूँ और बस दिल थाम लीजिए। आर्मी चीफ ने भी मामले का नोटिस लिया और इंक्वायरी का हुक्म दिया, वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं। और आर्मी चीफ के नोटिस के बाद कहते हैं मुकदमा दर्ज कराने के लिए धमकी दी गई, ये वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं। अब ये उनकी अपनी स्टेटमेंट आ रही है। अब जब आर्मी चीफ ने नोटिस ले लिया है तो अब असम्बली के फ्लोर पर ये बातें कर रहे हैं कि जो कुछ हुआ तहकीकात में सब सामने आएगा। और मुझे तो सबसे ज़्यादा दुख इस बात पर हो रहा है कि वो मेहमानों की उनकी इज्जत है, जज़ायर सिंध की मलकियत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ये फ्लोर पर कह रहे हैं। यार मुझे आर्मी चीफ से कुछ लेना देना नहीं होता हूं भाई। आर्मी चीफ माफी मांगे, आर्मी चीफ इंक्वायरी करवाए, आर्मी चीफ करता करे नहीं करता ना करे, मेरा कोई लेना देना नहीं है भाई उसके साथ। मेरा मामला है सिर्फ बाबा कौम के साथ, सीधा सीधा। आर्मी चीफ के अपने मामलात होंगे भाईजान, उनको और बहुत 10 चीजें देखनी होंगी, मैंने नहीं देखनी 10 चीजें। आर्मी चीफ ने यह भी देखना कि पुलिस काम करना छोड़ देगी तो कराची की क्या हालत होगी। आर्मी चीफ ने भी ये देखना कि कोई नया बहरान ना खड़ा हो जाए। आर्मी चीफ ने 10 चीजें देखनी है, मैंने नहीं देखनी। मैंने सिर्फ बाबा कौम का मजार और वो बेहुरमती होती हुई देखनी है, और वो मैंने देख ली है। तो जो भी अफसरान गए हैं ना, मेरे तो भाई सर आंखों के ऊपर है वो। और जो उन्होंने किया ना वो बिल्कुल सही किया इस बंदे के साथ। और भाई इसकी जुर्रत कैसे हुई कि ये एफआईआर ना दे? इसका काम था सरकार की मुद्दत में एफआईआर होती। इमरान आपकी बात का काम था, ये पुलिस की मुद्दत में एफआईआर देता। ये पूरी कौम की आवाज है और इस पर आवाज उठानी चाहिए। लेकिन असद खरल साहब, वज़ीर आला सिंध तो कुछ और कह रहे हैं, कहते हैं ऐसी ऐसी बातें मेरे पास हैं, मैं बता दूं तो सब हिल जाएं। ये अफसोस की बात है कि जनाब अपोजिशन ने इस करारदाद की हिमायत नहीं की और ये सब कुछ किया जा रहा है। यानी उनको अपने वो कैप्टन सफदर की इज्जत वो ज़्यादा है। और जिस तरह मौलाना फजल रहमान ने कहा जी हमारी हुर्मत पर हमला हो गया है कैप्टन सफदर को पकड़ के, यहाँ कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की कोई अब मैं लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, उर्दू ज़ुबान पर आप जो मर्जी कर लें, किसी की गैरत नहीं जागेगी, जिस तरह इमरान खान ने बात कही है। और इससे बढ़कर कोई जो कौम, जो मुल्क, जो सहाफ़ी, जो टीवी पर आकर मुझ जैसे एंकर्स अगर कायद आज़म के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, बानी पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क बनाने वाले के लिए, बाबे कौम के लिए, तो जो अपने बाप के लिए, अपने अजदाद के लिए कुछ नहीं कर सकती जो कौम, या जो सहाफ़ी, जो एंकर, फिर बाकी जो पुलिस वाला, जो फौजी, जो हुकूमत में बैठा, कोई वज़ीर आला, कोई MP है, अगर वो इनके लिए नहीं कुछ कर सकता, आवाज़ उठा सकता, तो फिर क्या करना है? एक एफआईआर का तो माजरा इमरान खान ने बता दिया, और दूसरी एफआईआर कब होगी अब उसके ऊपर कौन नोटिस लेगा कि जो कौमी ज़बान हमारी उर्दू है उसके बारे में जो ज़बान इस्तेमाल की गई है, जो वहाँ पे स्पीच की गई है अचकज़ई साहब ने, मुझे बताएं उस पर अभी तक एफआईआर किसने दर्ज करनी है? उस हवाले से भी मुतालबात भी आ रहे हैं। आज MQM के रहनुमा मोहम्मद सैन साहब ने भी कहा है, पूरी कौम की उस पर भी आवाज़ है कि हमारी कौमी ज़बान उर्दू है। उसको यानी एक जो कौमी ज़बान, जिस तरह 2 कौमी नज़रिया है, जिस तरह हमारा आईने पाकिस्तान है, इसी तरह हमारे लिए वो मुकद्दम है कि हमारी कौमी ज़बान है। उसके ऊपर एक बंदा आके तानाज़नी करे, उसको हदफ़े तनकीद बनाए, वही उसी जलसे में खड़े होके, उसके ऊपर हमारा कोई इदारा हरकत भी नहीं आता। उसके ऊपर कौन आके झंडोलेगा, पहले उसके ऊपर कौन करेगा? क्या चीज पहले कायद आज़म के मज़ार पर जब कर दिया तो उर्दू फिर क्या चीज रह जाती है? तो मामला अच्छा, इमरान ये बताएं, वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं कि सिंध की सालमियत पर हमला किया गया है, तो जो कायद आज़म के मज़ार पर हमला, उसका कहीं कोई एक जुमला भी नहीं बोलते। सफदर को गिरफ्तारी सिंध की सालमियत बन जाती है अगर कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी
किससे सिंध की सालमियत से जोड़ देते हैं तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इमरान फिर अल्लाह माना लफीज़ ही हम कह सकते हैं। आपका, मेरा, हम सब का, असद खलल साहब, पूरी कौम का, कराची के रहने वालों सिंध का, जो कायद आज़म से मोहब्बत रखते हैं, वो अपना कर्ब किसके सामने ले जाएं? फिर क्या करें, क्या करें? क्या यहाँ तो वो कह लें जी हमारे लिए ये सिंध की सालमियत पर हमले हो रहे हैं, उनके लिए तो मामला तो और है कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी जो है ये हमारे मेहमान पर हो गया है हमला। ये सबसे बड़ा इशू है इस वक्त पाकिस्तान का। यार उसामा भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, पता नहीं ये कायदे आज़म को क्या समझते हैं। जिस माहौल में मैं पड़ा हुआ हूं ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे घर के फर्द हैं और वो हम सबके बड़े हैं। कोई शक यानी हमने बचपन से अपने घर में कायदे आज़म की तस्वीर देखी है। हमने बचपन से आज तक जब कौमी तराना सुना है, चाहे टीवी के ऊपर घर में किसी जगह पे लग गया तो हम खड़े हो जाते हैं सारे। हमें तो यार वाबस्तगियाँ किसी और तरह की हैं इन चीज़ों के साथ, इन हस्तियों के साथ। मादर मिल्लत और कायदे आज़म हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे अपने बुजुर्गों में से है। हमने उन्हें अपने दादा पर दादा से बढ़ के चाहा है। हमारे माँ बाप ने तो हमें यही सिखाया था कि ये सबसे बड़ा आदमी है इस टेरिटरी के अंदर, इस जोग्राफिया के अंदर, ये सबसे बड़ा आदमी है, बाबा कौम है। हम अपने स्कूल के अंदर वहाँ से गुजरते थे जहाँ कायदे आज़म की तस्वीर थी तो हम उसको बड़े रश्क से देखते थे। हमारा उनके साथ एक इश्क है यार, कायदे आज़म के साथ होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती ये कौन लोग हैं। ये दावेदार है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के, पाकिस्तान के इक़्तिदार के, ये दावेदार है पाकिस्तान के निज़ाम को चलाने के। इनको चाहिए था कैप्टन सफदर को लटा के जूते मारते और वीडियो बना के लोगों को दिखाते कि ये देखो हम इसको इज्जत दे रहे हैं। ये जो वहां खड़ा होकर नारे लगा रहा था, ये पॉलिटिकल नारे लेके जाओ पॉलिटिक्स के मैदान के अंदर, और फिर मिसालें क्या दे रहे हैं वो हामिद मीर और दूसरे जर्नलिस्ट जो हैं वो क्या कह रहे हैं, उनको सुना है आपने? वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान भी तो गया था तो वहां रुला पड़ गया था। और मुझे बताओ, इमरान खान ने वहां कायदे आज़म की कब्र पे खड़े होकर छलांगे मार के नारे लगाए थे, या किसी और लीडर ने किया था, या नवाज शरीफ ने ये किया हो कभी जिंदगी में, शहबाज शरीफ ने ये हरकत की हो कभी जिंदगी में, कभी जरदारी साहब ने ये हरकत की हो जिंदगी में? और किसी ने नहीं की। ये एक पागल आदमी है, बिल्कुल अजीबोगरीब किस्म का आदमी है ये। जब मैं आपको इसकी मिसालें दे देता हूं, ये पार्लियामेंट की सीढ़ियों के ऊपर निकलते हुए इसने अचानक कादियानियों के नारे लगा दिए। अचानक इसने एक दिन कह दिया पाकिस्तान की फौज के अंदर कादियानी है सारे अफसरान के अंदर। अचानक एक दिन इनकी अपनी हुकूमत के खिलाफ वो तहरीके लब्बैक वाले धरना लेकर आए। इसने कहा जी मैं तो उनके साथ हूं। ये अजीब खत्तुल हवास किस्म का आदमी है। और ये एक बच्चा गाड़ी के नीचे आके फौत हो गया, वो पैसे लूटने के चक्कर में मियां नवाज शरीफ की गाड़ियों के नीचे आके फौत हो गया बच्चा। इसने कहा जी ये हमारी जो तहरीक चल रही है उसका पहला शहीद है, मुबारक हो। उनके घर में लाश पड़ी है, गरीब लोग हैं बेचारे, उधर मुबारकबादें दे रहा है। ये एक बिल्कुल पागल आदमी है। और मैं इसके बारे में नॉर्मली हुकूमत के लिए बात करता नहीं होता, सिंध हुकूमत के लिए सबके लिए सबसे अहम शख्सियत वही हो चुका है। मैं ऐसे बात करता नहीं हूं। अच्छा इमरान, मुझे ब्रेक लेनी है, जाता नहीं हूं, लेकिन ये आदमी एक दिन पड़ा हुआ था मानसरा के एक अस्पताल के अंदर एबटाबाद के, और इसके पेट में किसने ठुड्डे मारे थे इससे पूछ ले, नहीं तो मैं खुद बताऊंगा किसी दिन। ठीक है इमरान, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। और फिर ये सवाल उठता है कि सारी स्पिन किस तरह दे दी जाती है चीज़ों को। वाकया जो हुआ वो उसको दबा दिया गया और कहाँ से कहाँ मामला चला गया है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। एंकर पर्सन इमरान खान हमारे साथ हैं और यकीनन बड़े जज्बाती हैं और हर पाकिस्तानी इस वक्त बड़े दुख में है, तकलीफ में है कि जो कुछ हुआ है। इमरान, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि अब मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि सिंध हुकूमत का प्लान ये है कि अगर कोई खुदा न खास्ता कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर जाकर हरकत दोबारा करता है, बेरुमती करता है, इस तरह से वहाँ जाकर हरकतें करता है, तो सिंध हुकूमत उसके साथ खड़ी होगी। कोई शख्स अगर उसके खिलाफ FIR कटवाने की कोशिश करेगा तो मुल्क की सालमियत, कराची पुलिस अफसरान, मुल्क के आइन पर, सिंध हुकूमत पर वो हमला तस्वुर किया जाएगा और वो मेहमान तस्वुर होगा। उससे बढ़कर इज्जत वाला, एहतराम वाला कोई शख्स नहीं हो सकता जो कायद आज़म के मज़ार पर जाकर ये करेगा। पैगाम तो ये जा रहा है, नज़र तो इस तरह से आ रहा है, और कोई मतलब तो वाज़ेह नहीं होता इसका, और कोई है तो आप मुझे समझा दें। तो देखें, बाबा कौम सबके हैं, लोगों का दिल दुखा है। मेरा तो ख्याल है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में हमें जाना चाहिए और करना ये चाहिए कि उन्हें कहना चाहिए कि बंद कर दें कायद आज़म के मज़ार को, और वहाँ पे पॉलिटिकल ड्रामे और कैमरों का दाखिला तो बिल्कुल बंद करें। ना कोई बंदा आइंदा मोबाइल लेकर जा सके, ना कोई बंदा अंदर कैमरा लेकर जा सके, और अंदर किसी किस्म की वीडियो बनाने की मुकम्मल तौर पर ममानियत हो जाए, और एक ख़ास तादाद से ज़्यादा कभी भी अंदर दाखिले की इजाज़त ना दी जाए।
सख्त कवानीन वहां पे नाफिज कर दिए जाएं और उसका जो कंट्रोल है ना वो मुकम्मल तौर पे वो कौमी सलामती के इदारों को दिया जाए, चाहे किसी को भी दिया जाए, लेकिन जिसको भी दिया जाए तगड़े लोग होने चाहिए, कमजोर लोगों को ना दिया जाए। ये करते क्या है हर दफा? मैं जनाब जा रहा हूं, बाबा कौम के मज़ार पे हाजिरी दी और वो इस तरह दिखा रहे होते हैं, इधर से वो चलता हुआ आ रहा है, उधर से वो आ रहा है, जो नया वज़ीर आज़म है वो जाएगा, जाके वहां हाजिरी देगा। आप लोगों ने मजाक बनाया हुआ है, अपना एक पॉलिटिकल स्टंट बनाया हुआ है बाबा कौम को। बिल्कुल बंद करें वहां कैमरे जाना, बिल्कुल बंद करें वहां मोबाइल फोन जाना भी। आर्मी चीफ भी जाता है तो उसकी वीडियो ना बनाए, वजीर आजम भी जाता है तो उसकी उस अहाते के अंदर वीडियो ना बनाए। ये ड्रामे सारे बंद करें, सियासत करनी है जाके अपने ईवानों में करो। इस्लामाबाद में तुम्हारे लिए बनाया कौम के पैसों से, उधर जाके अपनी सियासत करो, सड़कों पे करो, मैदानों में करो, बाबा कौम का मजार छोड़ दो, वहां पे सियासत ना करो। वो सबका है, वो सबका बाप है, तुम्हारे अकेले का नहीं है। और वहां पे अपने मकासद को अचीव करने के लिए जाके इस तरह की चीप हरकतें बंद करने के लिए जरूरी है कि कैमरे का दाखिला बंद किया जाए, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो कोई भी कैमरा है, हर किस्म के कैमरे का वहां पे दाखिला बंद किया जाए। किसी को तस्वीर खिंचवाने की भी इजाजत नहीं होनी चाहिए और अंदर जाने के कवानीन जो है उनको सख्त किया जाए, और ताकि आइंदा दोबारा लोगों की दिल आजारी ना हो। यार ये लोग बहुत बड़ी तकलीफ में। आपने मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का अपने लेटर, उनका खत आपने पढ़ा है? उन्होंने क्या लिखा? वो लिखते हैं मुझे संसार कर दो, मुझे दे दो सजाए मौत, और उन्होंने को 5 दफा लानत बेची है इस हरकत के ऊपर। ये मुस्तनसर हुसैन तारड़ जैसे जीरक और बिल्कुल एक ठंडे किस्म के इंसान है जो हमेशा मसलियत पसंदी से बात करते हैं, प्यार की और मोहब्बत की बात करते हैं। उन्होंने लानत भेजी है, आप सब कबूल फरमाइए जिन्होंने ये हरकत की है और जो उनके सहूलतकार हैं। लेकिन असद करल साहब, जब वो लोग हमारे हीरो ठहरे हैं जो इस तरह से जाकर हरकत करेंगे और वो पूरी हुकूमत, सिंध हुकूमत जो है उसके लिए बड़ा, ये देखिए हम मनाजिर भी दिखा रहे हैं कि उनके लिए बड़ा अहम होगा जंगला फलांगना, जाकर ये सब करना, तो फिर क्या FIR अब क्या रह जाएगा उसका? जमानत तो हो गई है, ये तो सारा मैं समझता हूं कि ये जो सारा मामला हुआ है और कानून का जिस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है और जिस तरह हमारी जो शख्सियात हैं, जो हस्तियाँ हैं, जो हमारा फाउंडर ऑफ द नेशन है, जो बाबा कौम है, उनके मज़ार के ऊपर इस तरह बेहुरमती करना और ऐसा जो बंदा है जो ऐसे जुर्म का इर्तिकाब करता है उसको हीरो बनाना, उसको अपना मोअज़्ज़ज़ मेहमान कहना, और जो मुकदमा हुआ है कानून और आइन के मुताबिक हुआ है, और ये शिकें मौजूद हैं कि बानी पाकिस्तान के मज़ार पर जो इस तरह की हरकत की है उस हवाले से वो सेक्शंस मौजूद हैं। उस सेक्शन के तहत वो मुकदमा दर्ज किया जाता है जो कि वो करने में रिलक्टेंट थे। यानी इसका मतलब तो ये है कि जो मर्जी आके कोई इंडियन आता है, कोई बाहर से आता है, वो बानी पाकिस्तान के मज़ार पे जो मर्जी बेहुरमती करे, ये पुलिस और कानून हरकत में नहीं आएगा, इसलिए कि चूंकि वो मेहमान है। यानी एक आपका बानी पाकिस्तान है और दूसरे मुकाबले में वो मेहमान है, वो मेहमान जिनकी अपनी अहलिया, उनकी दिमागी हालत के बारे में अभी कल या परसों उनका क्लिप में देख रहा था, वो कह रही वो जज्बाती इंसान है, वो जो दिल में कुछ भी कह देते हैं। यानी उनकी अहलिया उनकी पागलपन की एक दे रही हैं, सर्टिफिकेट दे रही हैं। यानी वो कह रही है, जो इमरान खान कह रहे थे, उनकी अहलिया भी घर से भी उनको सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, बात कि जनाब ऐसे ही हैं। लेकिन अब तो खैरल साहब बात ये चली और सहूलतकारी जो हो रही है और फिर उसके बाद एक कॉन्स्पिरेसी होती है। देखे, मुकदमा हो गया, गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी के बाद जमानत हो गई, लेकिन ये जो स्टैंड बनाया गया पुलिस वालों को इदारों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, उनसे जो छुट्टियों की एक दरखास्त बना के सबको कहा कि आप ये पब्लिसाइज करें, ये सारा जो था, इससे क्या लेने का, इससे क्या फायदा? क्या ये मुल्की मफाद में था? क्या ये रियासती मफाद में था? पीपल्स पार्टी के लोगों ने दबाव डालकर IG के ऊपर और दीगर अफसरान के ऊपर वो ड्राफ्ट कहा कि आप इसके ऊपर सिग्नेचर करें, SHO से लेकर एडिशनल IG और IG तक सबको मजबूर किया गया। वो ड्राफ्ट बनाने का मकसद क्या था? इदारों के ऊपर इल्जाम तराशी का मकसद क्या था? मकसद सिर्फ एक ही था कि रियासती इदारों के खिलाफ कोई भी मौका उनको बदनाम करने के हवाले से हाथ से नहीं बात कर रहे हैं। इसको बाकायदा भारत अब उठा रहा है, ये इदारों का टकराव दिखा रहा है, इसको इतना फैलाया जा रहा है मीडिया पर। तो ये सहूलतकारी भारत को कौन दे रहा है? खुदा न खास्ता पुलिस जो है वो इदारों के खिलाफ खड़ी हो गई है, फौज पुलिस सामने आ गई है, सिंध हुकूमत को सिविल डिसोबीडियंस, खाना जंगी की तरफ ये चलता रहा है उनके चैनल्स पर, और ये बातें फैलाई जा रही हैं और बड़े बड़े उनके अखबारात में ये बात कही जा रही है। उसको किसने दिया इंडिया को? अच्छा, ये मुझे बताएं। ये जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है, ये तो बड़ी खतरनाक है कि इसको इस तरह से फैलाया जा रहा है कि पाकिस्तान में पता नहीं क्या होने लगा है, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए।
मैंने अभी जब आपसे बात कर रहा था फिर ब्रेक पे गया था और उस बीच में मैंने कुछ 12 या 13 लिंक्स निकाले हैं और अभी मैं इनको डिटेल में पढ़ूंगा। मैंने इन सब की हेडलाइन पढ़ी है। इसमें कुछ अमेरिकन अखबारात भी हैं और यूरोप का एक द गार्डियन है वो भी है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदू है और दीगर और कुछ अखबारात हैं, टाइम्स नाउ और कुछ और भी है, जी न्यूज़ भी है। इन तमाम ने लिख दिया है कि पाकिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो गई है और बंदे मरना शुरू हो गए हैं। इस किस्म की चीज़ें इनमें से कुछ अखबारात ने लिखी हैं और द गार्डियन ने लिखा है कि पाकिस्तान में जो शिया कम्युनिटी है वो बहुत खौफ के आलम में इस वक्त ज़िंदगी गुजार रही है। ये क्या हो रहा है? और खुदा का वास्ता इसको समझें, ये क्या हो रहा है? तो यार मेरे जिगरी दोस्त हैं शिया सुन्नी सब, और आपस में हम इकट्ठे रहते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि तू शिया है या तू सुन्नी है। हमें क्या पता कौन क्या है भाई? भाई कोई शिया है या सुन्नी है तो वो उसका अपना अकीदा है ना भाई जी। मेरे लिए इतना काफ़ी है कि वो मुसलमान है, मेरे लिए इतना काफ़ी है कि वो मेरा दोस्त है, मेरे लिए इतना काफ़ी है कि वो पाकिस्तानी है। और इधर कोई लड़ाई नहीं हो रही शिया सुन्नी। शिया भी उतनी खुशी से इंजॉय कर रहे हैं जितनी खुशी से सुन्नी इंजॉय कर रहे हैं, जितनी खुशी से देवबंदी इंजॉय कर रहे हैं। और ये थोड़े से मौलवियों के चौंचले हैं या छोटा मोटा झगड़ा है जो मुहर्रम के करीब आ जाता है और उसके अंदर थोड़ा मौलवी अपने पैसे कमाने के लिए अपनी वो रेंज से थोड़ा बाहर निकल जाता है, बस इतना सा है। और ये छोटे इख्तलाफात पूरी दुनिया में होते हैं। ईसाइयों के तबकात के बीच में कितनी बड़ी लड़ाइयाँ हैं। इंडिया के अंदर कितने सारे तबकात हैं, ब्राह्मण है, शूद्र है, वैष्णु है, बेशुमार है, उनके दलित हैं, बेशुमार। वो लड़ते रहते हैं, मारते रहते हैं, रोज खून बहता है वहां पे। और हमारे तो कभी सालों में खुदा न खास्ता एक आधा वाकया होता है। ऐसा तो नहीं है जो आप कह रहे हैं जी। जो पिक्चर आप पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर हो रही है। दुनिया भर का मीडिया उसके लिए काम कर रहा है। दुनिया का नक्शा और दुनिया का तरीकाकार बदल रहा है। सऊदी अरब को बहुत शदीद तकलीफ है इस बात से कि पाकिस्तान तुर्की के साथ और चीन के साथ नए ताल्लुकात क्यों बना रहा है। टेक्निकली समझें आप, सऊदी अरब के पीछे अमेरिका है। सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर चुका है, अनाउंस नहीं कर रहा। ये रियलिटी है। उन्होंने अपनी फिदाई हदूद भी खोल दी है, आना जाना भी खोल दिया है, ताल्लुकात नॉर्मलाइज हैं, एक दूसरे के हक में स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो बंदर बिन सुल्तान जो है सऊदी अरब का जो सफीर है अमेरिका के लिए, कितने लंबे अरसे से है, उसामा भी बचपन से हम पढ़ रहे हैं, बंदर बिन सुल्तान, उसने स्टेटमेंट देके ये कहा कि फलस्तीनी बुरे हैं और इसराइली अच्छे हैं। जी यही है, उसका अपना स्टेटमेंट है, आप निकाल के पढ़ लें। जी जी। वो वहां पे अमेरिका में बैठ के स्टेटमेंट दे रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर छपा है। बात बड़ी सादा है कि अब दुनिया का मूड बदल रहा है पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान कुछ और फैसले कर रहा है, दुनिया उससे कुछ और करवाना चाह रही है। तो अब ये लगार होगी। देखें इमरान खान का बुरा वक्त कब शुरू हुआ था। मैं इमरान खान से मिला, मैंने बताया भी था, मैंने कहा था खान साहब अगर आप ये कह देते ना कि मैं इसराइल को इसलिए तस्लीम नहीं कर रहा कि मेरे लोग नहीं मानते तो आपका गुजारा हो जाना था। लेकिन जब आपने ये कह दिया ना कि मैं इसराइल को इसलिए तस्लीम नहीं कर रहा कि मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, अब आपको इसराइल नहीं छोड़ेगा। अब वो पूरी इन्वेस्टमेंट करेगा, हर उस बंदे को आपके पीछे लगाएगा, अच्छा, हर उस जमात को आपके खिलाफ खड़ा करेगा, अंदरूनी तौर पे और बैरूनी तौर पे आपको पूरा टारगेट करेगा, आपके ऊपर इन्वेस्ट करेगा। वजह क्या है? खान ने कहा, इमरान खान को मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा था। फिर मैंने उसको मिसालें दी, मैंने उसको सद्दाम हुसैन का बताया, मैंने उसको शाम का बताया, कज़ाफी का बताया, मैंने उसको शाह फैसल का बताया और एक एक चीज बताई कि उन्होंने क्या जुमले बोले थे। तो एग्जैक्टली इमरान खान ने उसी डिजाइन का स्टेटमेंट दिया है जो शाह फैसल ने दिया था। सही। उसी डिजाइन का स्टेटमेंट दिया है जो गलती, हम तो गलती नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे बड़ा अच्छा काम किया था, लेकिन जो सद्दाम हुसैन ने किया था। अब इसराइल का पैसा होगा, सऊदी अरब की जुबान होगी और सऊदी अरब फ्रंट पे होगा, अमेरिका के पीछे बैकअप होगा और इंडिया बगलेगा और ये सारे मिलकर इमरान खान को मारेंगे और मार पड़नी है अब इसको, क्योंकि दुनिया में मिसालें मौजूद हैं। अच्छा, आपके सामने इराक है, आपके सामने सऊदी अरब है, आपके सामने लीबिया है, आपके सामने शाम है। ये तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल होगी अगर इतना ज़ाहिर है, इतने ये ताकतवर मुल्क हैं, इनकी एजेंसी इतनी ताकतवर है, अगर इस काम पर आ जाती हैं तो असद करल साहब ये जो काम जिस तरफ जा रहा है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो कह दिया कि मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ है, फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं, और अब ये PDM का कोयटा में जलसा होना है, उसकी एक अपनी अहमियत है, अहम तरीन इलाका बलूचिस्तान। तो ये क्या सूरत हाल बनेगी, ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे। अब पता चला। पाकिस्तान में अजीबोगरीब सूरत हाल चल रही है। हर चीज़ का ऐसा बयानिया बदल दिया जाता है कि खबर दब जाती है, खबर कुछ होती है, मामला कहीं और चला जाता है।
अभी शहबाज शरीफ साहब का आप देख लीजिए कि अब उनको मजलूम दिखाया जा रहा है और उनकी जमात को कि क्या हो गया जनाब, ये अंदर हैं, बड़े भाई बाहर हैं, अब पीडीएम में इनकी भतीजी शामिल हैं और जलसे कर रही हैं। तो उसमें कहीं इस चीज़ का जिक्र नहीं आएगा कि शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो सबूत सामने आ रहे हैं और वो ताउन ही नहीं कर रहे नैब से। असद खरल साहब, ये कमाल नहीं है कि यहाँ पर इज़्ज़त वाला वो ठहरेगा जो जितना बड़ा करप्ट होगा, जो जितना बड़ा ड्रामा लगाएगा, वो उतना बड़ा लीडर तस्वुर होगा और उसके लिए हुकूमतें खड़ी हो जाएंगी। अब देखें उसामा साहब, नैब ने इंसाफ अदालत को बताया कि जनाब ये हमने इनको 2 क्वेश्चनर दिए, उनका वो जवाब नहीं दे रहे। हम इनसे भी ये पूछ रहे हैं कि ये आपके अकाउंट्स के अंदर जो पैसे आए ये कहाँ से आए। ये बंदा वफात पा चुका, उसका अकाउंट भी ऑपरेट होता रहा, अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन है। आपकी फैमिली, आपकी अहलिया, आपके बेटे, इसके हवाले से आप कोई तावन नहीं कर रहे। उनको चीज़ें बताई गई, उनको सवाल नामे दिए गए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नैब को इंटेरोगेशन जिस पर्पज के लिए की जाती है, यही वजह ये टेक्निकल जस्टिस, यही वजह है इनकी सजाओं से बचने की वजह से। अब नैब जो है उन्होंने पूछा कि बैरून मुल्क प्रॉपर्टी से मुतल्लिक, उन्होंने कहा आपने जवाब नहीं दिए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो उनसे तहकीकात के मुतल्लिक जो रिपोर्ट आई है मंजरी आम पर, उसके अंदर बताया गया नैब की जानब से कि शहबाज शरीफ साहब बैरून मुल्क खरीदी गई 4 जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे मुतल्लिक सवाल किए गए जिनका उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब मुलजम इंटेरोगेशन के दौरान अगर जवाब नहीं देगा तो उसामा साहब उसको सज़ा कैसे हो सकती है। फिर उन्होंने कहा कि 2005 से 2020 तक माहाना अकसाद पर नैब को जवाब ना दिया, यानी उन्होंने कहा कि मैंने उधार लिए थे, और उधार किससे ले रहे हैं? अनिल मुसर्रर से, जो इमरान खान साहब के भी डोनर है, यानी उनका भी स्पॉन्सर है, उनको भी फाइनेंस करते हैं, और इधर भी जनाब हर तरफ उनकी लाइनें हैं फिटी। शहबाज शरीफ के मुताबिक बिजनेस मामलात को देखने वाला मुलजम 2017 में उनका जी वो फौत होगी। इस तरह दाता पोता की कहानी चला रहे थे कि वो दादा से पूछे, उनका जी वो तो फौत हो चुका है। जब इनसे कारोबारी मामला चलाने वाले दीगर मुलाजमीन के बारे में पूछा गया तो इस हवाले से भी नैब ने कहा कि उन्होंने कोई तावन नहीं किया। फिर उन्होंने बताया कि फैमिली मेंबरान के अकाउंट्स में आने वाली जब रकूम के बारे में उनसे पूछकर की गई तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। शहबाज शरीफ साहब ने अफजाल भट्टी नामी शख्स, बड़ा मशहूर ज़माना, वो ओवरसीज़ का मेरा ख्याल था, उनसे जो कर्ज लेने के, उन्होंने कहा जी मैंने कर्ज लिया है, ये गिलानी वाली जो यूसुफ रजा वाली चला रही, उनके हवाले से कि अफजाल भट्टी के अकाउंट से सलमान शहबाज को रकूम की मुंतकली, इसकी भी तफ्तीश अभी करना बाकी है। यही तो मजा है कि जब नैब लाता है मैं जानता नहीं, तो वो जेलों में चले जाते हैं, पूरी तफ्तीश इंटेरोगेशन मुकम्मल नहीं होती, डॉट से डॉट मिलता नहीं, तो सजा नहीं हो सकती। आगे इससे कबल भी नैब रिपोर्ट में जो बताया गया, उन्होंने कहा कि जिस्मानी रिमांड के दौरान ना तो उन्होंने अफसर से किसी से तावन किया है, तफ्तीशी अफसर से, लंदन फ्लैट की खरीदारी के लिए हासिल गैर मुल्की कर्जों की अदायगी से मुतल्लिक शहबाज शरीफ ने जो डिक्लेयर असासों में कोई जिक्र नहीं है। नैब का कहना था कि 2019 में शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन दस्तावेज में 2,63,130 पाउंड कर्जा प्राइवेट अफराद से लेने का जिक्र किया और दावा किया कि चारों फ्लैट के कर्जे अनिल मुसर्रर ने अदा किए, जबकि शहबाज शरीफ साहब ने 2009 से 2018 तक 14,46,76,000 रुपए की कारोबारी आमदन भी जाहिर की है, लेकिन इस आमदनी वाले कारोबार और अखराजात की तफसील कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किस तरह कमाई जा रहे हैं, कितने गुना किस तरह असासाजात, मनी लॉन्ड्रिंग के लंदन की जहां तक बात है खरल साहब, जी जी, एक सवाल के शहजाद अकबर साहब ये आज तक किया क्या है इन्होंने? अब इन्होंने खत लिख दिया है कि जी नवाज शरीफ को हवाले किया, और एक तरफ ये कह रहे हैं शहबाज वहां है, अच्छा एक तरफ ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब और आज तार साहब को सुन रहा कि जनाब वहां शहबाज शरीफ ने कहा कि 85 दिन मुझे हुकूमत खाने में रखा गया। अब कैसा हुकूमत खाना है जहां पे आपको बेड आपकी मर्जी का मिला है, खाना आपका घर से आता है, आपको जनाब वो जो एक्सरसाइज आप जो फिजियोथेरापी है वो आपकी हो रही है, आपको जो सारी फैसिलिटी जिस तरह की मैक्सिमम जो वीवीआईपी की लग्जरी है वो सारी आपको मिल रही है। और अभी इवन के जेल हुकाम जो है उनको भी कहा गया है कि 27 अक्टूबर तक जो सुप्रीडेंट जेल है कोल लखपत जेल में कि इनको जनाब आरामदेह कुर्सी दी जाए, बेड दिया जाए, बिस्तर दिया जाए, इनको बाकी दीगर जो सहूलतें हैं वो दिया जाए, घर से खाना। एक तरफ ये कहते हैं उल्टा कि जनाब इमरान खान साहब जो है कभी नैब न्याजी गठजोड़ का, तो फिर जुडिशल कैसे हो गए? ये तो कह रहे थे कि उनको हुकूमत खाने में, फिर जेल के अंदर कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने सख्तियां के लिए कह दिया कि जनाब उनको खाना जो है वो जमीन पर रख कर दिया जाता है। अजीबो गरीब किस्म की कहानियां हैं, लेकिन मामला ये है उसामा साहब, ये बड़के लगाते हैं, तकरीरें करते हैं, लेकिन नैब जब इनसे सवाल पूछता है, जब मनी ट्रेल मांगता है, वहां पर जनाब टैंटा फिश हो जाती है। मामला सिर्फ ये है कि ये जो सारी कहानियां तोता मैंने सुनाते, इसमें मुझे बताया पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहां पे आ गई। ये अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस है, अरबों रुपए की करप्शन और किकबैक्स का पैसा है।
आमदन के ज़राए ये बताते नहीं है, बाहर के जो फ्लैट्स लिए वो नहीं बताते, पैसा कौन इनको दे रहा था, कौन से लोग हैं जो इनके ऊपर फरिफ्ता है कि वो इनको पैसे अरबों करोड़ों रुपए दे रहे हैं। तो मामला ये है कि यही वजह है इनकी सजाओं से बचने की। उसामा साहब जब इंटेरोगेशन के दौरान ये सवालों के जवाब ही नहीं देंगे, डॉट से डॉट ही नहीं मिलेगा। आपने किताबें भी लिख दी हैं इस मामला पर, ये भी कुछ समझा दें कि ये लिखा जा रहा है, इंटरनेशनल लिखा जा रहा है कि मरियम साहिबा के हवाले से भी कि कोई लोग उनकी वो शेयर्स खरीदते हैं उनसे और उसके बाद मरियम साहिबा के नाम कर देते हैं लंदन और वहां पता नहीं वो दुबई के लोग बदले में कुछ लेते भी नहीं। यानी बाहर बैठे हैं, उन्होंने इतना पैसा दिया, पूछा कहां से है जी, ये लोग हैं, इन्होंने शेयर खरीदे जी हमारी शुगर मिल्स के। अच्छा, उसके बाद वो मरियम के नाम कर दिए, तो किस चीज के एवज किए जी, कुछ पता नहीं। वो यही पैसे बाहर से आए हैं साहब, यहीं रह गए और शेयर भी आ गए। कमड़ा गल करे सियाना क्यास करे, पंजाबी की मिसाल है। मामला ये तो बिल्कुल एक क्लियर कट चीजें सामने नजर आ रही हैं, नोश्ता दीवार है कि ये सारी करप्शन हुई है, ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग हुई, ये किकबैक्स हुआ, ये मंसूबों से पैसे खाए गए, ये ठेकेदारों से पैसे खाए गए। यूएन फोरम जब मौका मिलता है कहते जी ये गरीब मुल्क इसलिए गरीब है, इनके पास वसाइल की कमी नहीं है, यहां से पैसा लूट लूट कर लोग बाहर ले गए, इस पर कुछ करना चाहिए। तो अब शहजाद अकबर साहब ने जो खत लिख दिया बरतानवी हुकूमत को, कुछ होगा कि जी मियां नवाज शरीफ जो है, देखिए हम अल्ताफ हुसैन को नहीं ला सके तो अल्ताफ हुसैन पार्ट 2 को हम क्या लाएंगे। मामला यही बदकिस्मती, और यही वो नवाज शरीफ ने बयानिया क्यों बनाया है। नवाज शरीफ को पता है कि बरतानिया जो अंडर इन्फ्लुएंस है इंडिया के, इंडिया की जो एजेंसीज हैं, इंडिया की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो लॉबी स्ट्रांग है, अमेरिका की लॉबी स्ट्रांग है। और नवाज शरीफ साहब ने इसलिए इंडियन बयानिया दिया ताकि इंडिया जिस तरह अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान की हवालगी से बचाता रहा, अब इंडिया उसको बचाए, इसलिए वो डायरेक्ट पड़ गए फौज को। इसके लिए डायरेक्ट उन्होंने हमला किया रियासती इदारों पर ताकि वो बयानिया की वजह से इंडिया दबाव डाले बरतानिया के ऊपर और ताकि पाकिस्तान के उनको हवाले ना किया जा सके। ये सारा इसका बिहाइंड द सीन मामला है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के, उनके बच्चों के, आपको पता है इंडिया के अंदर उनके बिजनेस टेक्स है। इंडियन खुद कहते हैं कि हमारी नवाज शरीफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट है, वो बार बार साबित होती है। वो बयानियां, वो हेडलाइंस मरियम साहिबा की ज़ुबान से हो, नवाज शरीफ साहब की ज़ुबान से, जो इंडियन मीडिया चाहता है, जो उनकी रियासत चाहती है, जो उनके मफाद में है, जो पाकिस्तान के खिलाफ है, ऐसा बयानात, ऐसी स्टेटमेंट, ऐसे बयान दिए जाते हैं ताकि उसका इंटरनेशनली वो फ़ायदा उठा सके। मामला ये है कि इनके लिए सिर्फ पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान इनको चाहिए जिसमें ये वज़ीर आज़म, वो पाकिस्तान इनके लिए यानी एक्सेप्टेबल है जहाँ पे ये वज़ीर आला हो, जहाँ पे इनका इक़्तिदार हो। जब इनके पास इक़्तिदार नहीं होगा, ना इनको पाकिस्तान अच्छा लगने वाला ना हो, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग कोई पकड़ने वाला ना हो, इनके कारोबार जो इनकी जो फ्रॉड है, जो इनकी करप्शन है, उनके ऊपर हाथ डालने वाला कोई ना हो, जजेस इनके जो फोन सुन के फैसले करे, जस्टिस क्यूम और जस्टिस चीफ जस्टिस राशिद अजीज जैसे, जो इनके टेलीफोन कॉल्स के ऊपर तो फैसलाएं दें, ऐसी इनको जुडिशरी एक्सेप्टेबल है। इनको मौका भी तो मिल रहा है, चीफ है जो इनको मौका भी तो इसलिए मिल रहा है कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। वज़ीर आज़म खुशखबरी सुनाते हैं कि जी अब सरप्लस में चला गया है, खसारा हमने ख़त्म कर दिया है, हमारे पास अब डॉलर्स बचना शुरू हो गए हैं। लेकिन फिर ये भी बात आती है कि वो शदीद नाराज़ है, गुस्से में है कि गंदम बर वक्त क्यों नहीं आई। जुलाई का मैं कह रहा था तब आ जाती गंदम, ये बहरान ना होता, हम पहले ही मंगवा लेते गंदम, सैलाब की वजह से तबाही हुई। और फिर ये कि जी ब्यूरोक्रेसी ने खुद मान रहे हैं कि जी नैब के खौफ की वजह से ब्यूरोक्रेसी फाइल्स पर साइन ही नहीं करती कि जी गंदम हम मंगवाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। उसमें करते करते कब साइन होते हैं, कब बाहर ऑर्डर प्लेस होता है, कब जहाज़ पहुंचता है, यह हाल हो गया। देखिए ये तो अब इमरान खान साहब ये एक्सक्यूज़ अगर लेंगे तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, 3 सूबों में उनकी हुकूमत है, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में उनकी हुकूमत है, पता उनको चल रहा है। और अगर उनके पार्ट पे, हुकूमती पार्ट पे कोई नेगलिजेंस होती है, देर से आप एक्सपोर्ट करते हैं सारी चीजें जो आप महंगाई फिर भी नहीं कंट्रोल, महंगाई पे कंट्रोल नहीं पाते, तो इसके आप मुझे बताइए किससे आप कह रहे हैं, किससे आप मुतालबा कर रहे हैं? मंगवा ली, चीनी भी मंगवा कर देख ली, लेकिन उससे महंगाई नहीं कंट्रोल हो रही। तो देखिए ये वो कह रहे हैं अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये मिसगवर्नेंस है, बैड गवर्नेंस है, मिसमैनेजमेंट है, और इसकी तमाम तर जो जिम्मेदारी है, तमाम तर जो नाकामी की इसकी जिम्मेदारी है, इसकी जिम्मेदार है वफाकी हुकूमत, इसकी जिम्मेदार है पंजाब हुकूमत। लेकिन ये अब अगर किसी और के ऊपर इमरान खान साहब डालते हैं वो जस्टिफाइड नहीं है। वसीम अकरम प्लस साहब के हवाले से फिर खबरें आती हैं इसी मिसमैनेजमेंट की वजह से कि पता नहीं क्या बनेगा। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।